नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सोने को लेकर के पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। यही सोना है जिसको लेकर के जबरदस्त लड़ाई भी छिड़ी हुई है। यही सोना है जिसको ध्यान में रख करके दुनिया ने रसिया की बाह मरोड़ने की कोशिश की, बल्कि मरोड़ दिया। रसिया को एक प्रकार से अपने पर आने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। रसिया के ऊपर कुछ बहुत असर पड़ा नहीं, क्योंकि रसिया पहले से ही सतर्क था। लेकिन दुनिया के एक दो बैंक मिलकर के किस तरह का खेल खेल रहे थे और कैसे जियो पॉलिटिक्स को ये पूरा गोल्ड का पॉलिटिक्स बना दिया था। पूरा जियो पॉलिटिक्स नियंत्रित हो रहा था सोने से। लेकिन भारत को देर से ही सही पता चल गया और फिर नरेंद्र मोदी ने चुपके से, एकदम चुपके चुपके वो काम कर दिया जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं रहे। नरेंद्र मोदी आगे कुछ कह रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। कह रहे हैं सोना मत खरीदो और कर रहे हैं कुछ और। करने से मेरा तात्पर्य है, ये मत समझिए कि नरेंद्र मोदी खुद सोना खरीद रहे हैं। नरेंद्र मोदी कोई सोना नहीं खरीद रहे हैं, एक तोला भी नहीं, कहीं भी नहीं। अब राहुल गांधी भले ही कहें कि भाई वो तो 10 लाख का सोने का सूट पहन रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने से एक तोला सोना भी कहीं खरीद नहीं रहे हैं। सच्चाई यही है। लेकिन तो फिर उल्टा काम क्या कर रहे हैं, और वो भी चुपके चुपके क्यों कर रहे हैं, इस पर मैं आता हूं बाद में। लेके चलता हूं 1991। आपको मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं रेफरेंस इसलिए दे देता हूं ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। क्या हुआ था 1991 में? 1991 में हमारा देश लगभग दिवालिया हो गया था। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था। विदेशी मुद्रा भंडार का सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा रहती है, और खासतौर से डॉलर, विदेशी मुद्रा का पूरी दुनिया में बस एक ही रुपए है जिसकी हेजेमनी है, जिसका प्रभुत्व है, और वो है डॉलर। तो डॉलर अब हमारे पास बचा ही नहीं था। तो एक प्रकार से हमारे पास पैसे नहीं थे, हम खाली हो गए थे, हमारे हाथ बिल्कुल खाली थे। तो हम कुछ भी बाहर से खरीद नहीं सकते थे, और अगर खरीद नहीं सकते थे तो देश चलता कैसे? अब उसमें से सिर्फ एक एग्जांपल ले लें आप, कि अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो सकता है? खाना, आपको जिंदा रखने के लिए, और बाहर निकलना, क्योंकि घर में तो आप रहेंगे नहीं। अगर चलायमान रहेंगे तभी तो कुछ बनेगा, और चलायमान के लिए क्या है? एनर्जी चाहिए। एनर्जी में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या था? वही तेल और वही गैस, वही पेट्रोलियम पदार्थ। और आप याद कीजिए, उसी दौरान पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा था, खाड़ी युद्ध हो रहा था, आपको पता है। तो खाड़ी युद्ध की वजह से फिर सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ था पूरी दुनिया में, और इसकी वजह से भारत में महंगाई बढ़ती जा रही थी, तेल की कीमतें बढ़ती जा रही थी, ऑयल पुट इंपैक्ट हो रहा था, जिसको आप डेफिसिट कहते हैं, वो डेफिसिट एक तरफ बढ़ते जा रहा था, और दूसरी तरफ उसका जो कास्केडिंग इफेक्ट था वो पूरी इकोनॉमी पर पड़ते जा रहा था। और इस वजह से क्या हो रहा था कि हम जो भी आयात कर रहे थे वो महंगा आयात कर रहे थे, और हमारी महंगाई और बढ़ती जा रही थी, और हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो इम्बैलेंस था वो और बढ़ता जा रहा था, उसकी खाई बढ़ती ही जा रही थी। अब इस दोनों के बीच का डेफिसिट लगातार गहरा होता जा रहा था। एक्सपोर्ट करके हम बहुत कुछ कमा नहीं पा रहे थे, और इंपोर्ट से हम लगातार घाटे में जा रहे थे, और हमारा सर्वाइवल एक प्रकार से बड़े प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गया था। मतलब हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम दिवालिया घोषित हो जाते।
दिवालिया होने का मतलब है कि दुनिया भर के कोई देश अगर कहते कि भारत को कि बोली लगाओ, हमारे सामने खड़े हो जाओ, हम तुमको खरीदेंगे, ऐसी स्थिति होती नहीं। लेकिन दिवालिया होने का तात्पर्य यही होता है। अगर कोई कंपनी दिवालिया होती है तो क्या करती है? या तो कंपनी को बंद कर देती है, तो देश को तो आप बंद नहीं कर देंगे, तो क्या करेंगे? तो बेचेंगे। तो कोई कंपनी को खरीदता है, कोई खरीदार खरीदता है, अगर उसमें पोटेंशियल देखता है तो खरीद लेता है। अब ऐसे में मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी आके कहती कि ठीक है, अब हम भारत को पैसा देते हैं, लेकिन अब भारत का जितना लोग है वो मेरे गुलाम है, मेरी गुलामी करेंगे। इसको कहते हैं एक देश के दिवालिया होने का मतलब। जैसे अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे ग्रीनलैंड के बारे में? क्या कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप? कि ग्रीनलैंड मुझे दे दो, ग्रीनलैंड की जितनी आबादी है सबको हम एक लाख डॉलर में खरीद लेते हैं, सबको एक लाख डॉलर देते हैं और वो अमेरिका की सदस्यता ग्रहण कर ले, पर पूरा ग्रीनलैंड अमेरिका का एक 51वां 52वां 53वां स्टेट हो जाए, वन ऑफ द स्टेट हो जाए। और इसके लिए कनाडा को धमकी दे रहे थे, डेनमार्क को धमकी दे रहे थे, डेनमार्क को कह रहे थे कि तुम वहां से हटो, क्योंकि डेनमार्क का थोड़ा बहुत प्रभुत्व ग्रीनलैंड पर था, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा प्रभुत्व था। तो ग्रीनलैंड को कह रहा था डोनाल्ड ट्रंप कि मैं तुम्हें सीधा खरीद लेता हूं। एक लाख डॉलर का ऑफर किया एक नागरिक को, और कहा कि बस सारे लोग उस पर सिग्नेचर कर दो, जो हम कह रहे हैं वो मान लो। हालांकि वो बात बनी नहीं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे देश को भी खरीदा जा सकता है। ग्रीनलैंड की बोली लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और एक व्यक्ति के, ग्रीनलैंड के एक सिटीजन की कीमत $1 लाख रखा। बोला ये लो डॉलर, 50,000 या 60,000 टोटल ग्रीनलैंड की आबादी है, तो इतना $1,000 लो और भारत का, अमेरिका का 53वां राष्ट्र बन जाओ। क्यों ऐसा कह रहे थे? क्योंकि ग्रीनलैंड की बेचारे की अपनी कोई औकात नहीं थी, वो वैसे भी बहुत ही आइज्ड कंट्री है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, बहुत लेकिन खूबसूरत कंट्री है, छोटा सा देश है, लेकिन उसको, और वहां मिनरल्स भी हैं, आइस का भी एक अलग खेल है, उसको प्यूरिफाई करके वाटर बहुत तरह का उसका बिजनेस इकोनॉमिक्स वहां पर जुड़ा हुआ था। तात्पर्य यह, मैं रेफरेंस इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मतलब अगर कोई राष्ट्र कमजोर है, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से अगर कमजोर है, तो कोई मजबूत राष्ट्र जो आर्थिक रूप से मजबूत है, सामरिक रूप से मजबूत है, वो उसको ऑक्यूपाई कर सकता है, कब्जा कर सकता है। जैसे ईरान को धमकी रोज दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि आज रात हम तुम्हें तबाह कर देंगे, तो कल सुबह तुम सूरज नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि ईरान उस तरह से मजबूत देश नहीं है, कमजोर है, लेकिन चुनौती दिए हुए है, इतने महीने से युद्ध लड़ रहा है इजराइल और अमेरिका दोनों के साथ ईरान। लेकिन चूंकि ईरान कमजोर है अमेरिका के सामने, तो अमेरिका अपनी दादागिरी चला रहा है। वैसी ही नौबत भारत की आजादी के बाद 1991 में आ गई थी, जब भारत के पास कुछ विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था जिस पैसे से हम भारत दुनिया भर से आयात निर्यात कर सकते, मतलब हम कोई खरीदारी नहीं कर सकते और हम दिवालिया हो गए थे। अब जो ये परिस्थिति क्यों बनी, नहीं बनी, उसके पीछे मत जाइए, अब अपने मूल मुद्दे पर आइए। तो हुआ क्या? 67 टन सोना भारत सरकार ने गिरवी रखा। कहां कहां? बैंक ऑफ इंग्लैंड में और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट में। बैंक ऑफ रीसेटलमेंट कहां है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में रखा और इंग्लैंड में रखा। 67 टन सोना गिरवी रखा और $600 मिलियन का लोन लिया। अब एक दौर देखिए क्या था, $600 मिलियन का, उसके बदले में 67 टन सोना जो रखा गिरवी, उसके बदले में $600 मिलियन लिया। अब ये अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये स्थिति सिर्फ भारत की नहीं थी, इंग्लैंड में भी ऐसा ही स्थिति हुआ। इंग्लैंड में तो ये स्थिति आई कि इंग्लैंड ने जो अपना सोना बेचा, इंग्लैंड के पास अपने सोने का भंडार था, तो उसको जो बेचा, उस वक्त जो वो बेचा और आज जो वो बेचा, 4 लाख करोड़ का फर्क है। कल्पना कीजिए आप, 4 लाख करोड़ रुपए इन टर्म्स ऑफ रुपीज। 1991-52 में जो इंग्लैंड ने बेचा, और अगर आज वो बेचता तो 4 लाख करोड़ का फायदा होता उनको, लेकिन उस वक्त परिस्थिति ठीक नहीं थी तो इंग्लैंड को भी बेचना पड़ा। खैर, पूरी दुनिया की स्थिति उस वक्त वोलाटाइल हो गई थी, तो अलग अलग देशों की अलग अलग स्थिति थी। भारत की स्थिति थोड़ी दयनीय हो गई थी, बड़ा देश था।